हेलो साथियों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आपका अपना परिवार सरकारी एग्जाम सूत्र में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो अगर आप यूपीएसएससी पेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, पूरा जीएस का रिकॉर्डिंग, पूरा जो भी सिलेबस दे रखा है, हम उसी की रिकॉर्डिंग पूरा आपको वीडियो क्लास दे रहा हूँ। तो पूरा प्रॉपर इस चैनल के माध्यम से तैयारी करिए, ठीक है? पूरा 60 दिन में पूरा जीएस कंप्लीट होगा और 80 प्लस स्कोर यहीं से आएगा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य को शुरू करते हैं और गुप्त साम्राज्य में केवल समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है। ओके, आपके सिलेबस बस इतना ही है और उसकी प्रशासनिक विधियों और कर के बारे में पढ़ लेंगे। ओके, तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अगर गुप्त साम्राज्य की बात करें तो इसके बहुत सारे स्रोत मिलते हैं। गुप्त साम्राज्य को बहुत लोग ऐसे जो इतिहासकार मिलते हैं, जो ब्राह्मण वंश बोलते हैं, इसको शूद्र बोलते हैं, ओके, गुप्त बोलते हैं, मतलब अलग अलग जो आपसे क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछेगा, बट जानकारी ले लीजिए। ओके, लेकिन अगर बात करें गुप्त साम्राज्य की स्थापना, तो श्री गुप्त ने, या उनको बोला जाता है क्या, महाराज श्री गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की है। और यह प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो प्रथम शक्तिशाली शासक कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। यानी श्रीगुप्त के बाद बहुत सारे शासक आए, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम क्या थे? एक शक्तिशाली शासक थे। तो थोड़ा सा चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक होता है। यानी गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले सोने की सिक्के जो है, वो गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम चलाया था। उसके बाद इसका राज्य अभिषेक 399 ईसा में होता है और गुप्त संवत का भी आरंभ यहीं से शुरू होता है, 319 से ही। और चंद्रगुप्त प्रथम का उपाधि जो होता है महाराजा राज का होता है। विवाह लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से इसका विवाह होता है। ओके, यानी इतना समझिए, गुप्त साम्राज्य में सोने की सिक्के जारी करना स्टार्ट हो गया था। ओके, अब कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया। आइए आपके सिलेबस पे चलते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो समुद्रगुप्त की अगर उपाधियां देखें तो इसको भारत का नेपोलियन कहा, और किसने? बिस्मित स्मिथ ने बोला, और इसको पराक्रमण भी बोला गया है। ओके, पराक्रमण बोला गया, इसकी उपाधियां है सब। अप्रतिरथ बोला गया, ओके, वृद्ध पराक्रमण बोला गया, अश्वमेघ पराक्रमण भी बोला गया, और कवि राज्य भी बोला गया। उसके बाद इसके विजय अभियान को देखते हैं। विजय अभियान कहा जाता है कि यह एक ऐसा शासक था जो साउथ यानी दक्षिणी दिशा में, ओके, युद्ध की रणनीति अपनाया, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से ये युद्ध करना शुरू किया। तो आइए उसको देखते हैं। देखिए, हरिसेन के प्रयाग प्रसति के 7वें श्लोक में उल्लेख है। देखिए, पहले समझ लीजिए प्रयाग प्रसति क्या है। देखो, प्रयाग प्रसति का मतलब ये एक लेख है जिसकी रचयिता हरिसेन है। ओके, उसने चौथे श्लोक में चंद्रगुप्त और द्वारा उत्तराधिकारी चुनने का उल्लेख किया गया है। ओके, इस अभिलेख में। ओके, और इसी में अशोक और समुद्रगुप्त और अकबर और बीरबल और जहांगीर का भी क्या है, इसी में उल्लेख मिलता है। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख है। यानी प्रयाग प्रासंति में जो लेखक हरिसेन है, उनकी ये पुस्तक में यानी श्लोक में चंद्रगुप्त के भी बारे में है, अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल, जहांगीर, यह भारतवर्ष का सब कुछ उसमें क्या है, उल्लेख है। तो याद रखिएगा इसके लेखक कौन है? तो हरिसेन है। उसके बाद देखते हैं आगे, इसमें 7वें श्लोक में उल्लेख क्या है कि राज्य प्रसबोधर यानी अच्युत, चांपी एवं विदेशी सहित उत्तर भारत के 9 राज्य आर्यवर्ता राज्य थे। उसके बाद सर्व कारदानी ज्ञानी, उसके बाद पंजाब हो गया, सीमावर्ती राज्य एवं नेपाल, इसमें भी क्या होंगे, उल्लेख किया गया। उसके बाद तृतीय चरण में ओके विंध्य क्षेत्र का विजय अभियान किया गया। ये सब विजय अभियान था। ओके, उसके बाद चौथा अगर विजय अभियान देखा जाए तो क्या बोलते हैं, ग्रहण मोछान अनुग्री, ये दक्षिण भारत के जितने भी पल्लव हो गए, कौशल हो गया, कुटिक हो गया, महाकांतिक हो गया, काची वेगी, पर ये क्या के एक धर्म विजय अपनाया। ओके, समुद्रगुप्त ने। ओके, तो समझ लीजिएगा, राज प्रसबोधि एक, यानी ये चारों जो थे ना, यानी 7वें उल्लेख में जो उल्लेख किया गया है, ये सब समुद्रगुप्त की एक युद्ध करने की नीति है। ओके, ये युद्ध करने की नीति है। जैसे ये तृतीय चरण एक विंध्य क्षेत्र का विजय नीति अपनाई, उसके बाद ग्रहण मोछान अनुग्रह ये दक्षिण भारत की तरफ अपनाया, उसके बाद सर्व का दानीय ज्ञानकरण ये पंजाब और सीमावर्ती राज्य एवं नेपाल के क्षेत्र में अपनाया। ये युद्ध करने की समुद्रगुप्त की क्या थी, एक नीति थी। ओके, और इसी नीति के बाद देखिए आगे देखते हैं हम लोग समुद्रगुप्त की मुद्राएं, यानी समुद्रगुप्त ने कुछ सिक्के जारी किया, और किस किस प्रकार के सिक्के जारी किया वो समझ लीजिए। गरुड़ प्रकार का, गरुड़ प्रकार का मतलब यह है कि यह नागवंशी राजाओं पर विजय का ओके साक्ष्य पराक्रमण शब्द अंकित करता है। यानी जब नागवंश राजाओं की तरफ से क्या करता है, विजय प्राप्त करता है, ये गरुड़ प्रकार का क्या करता है, सिक्के जारी करता है। उसके बाद धनुधारी प्रकार का इसने सिक्का जारी किया, यानी अप्रतिरथ शब्द अंकित किया उस पे। उसके बाद परशु प्रकार के सिक्के जारी किया, ओके, जिसका कृत्य पशु शब्द अंकित किया उस पे। उसके बाद अश्वमेघ प्रकार के सिक्के यानी मुद्रा लेख राजा अधिकार उस पे नियुक्त किया, यानी अंकित किया। ओके,
उसके बाद देखिए वीणा वादन प्रकार यानी वीणा बजाते हुए ओके एक सिक्का जारी किया। उसके बाद वर्धन प्रकार का, वर्धन प्रकार का मतलब ये है कि वध करते हुए चित्र का उल्लेख करके सिक्का उसने जारी किया। किसने? समुद्रगुप्त। तो ये पूरा समुद्रगुप्त की उपाधियां हो गया, विजय अभियान और उसके समुद्रगुप्त के द्वारा मुद्राएं जारी की गई उसके सारे प्रकार हो गए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी बोला गया। ओके, इसके पूर्व रामगुप्त नामक शासक के अस्तित्व का भी उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। यानी गुप्त वंश से पहले, चंद्रगुप्त से पहले कौन था? एक रामगुप्त शासक, बहुत छोटा कालखंड माना जाता है। ओके, उसको ध्यान में समझिए, आपका सिलेबस में चंद्रगुप्त द्वितीय दिया हुआ है। इसकी अगर उपाधियां देखें तो विक्रमाकाम, विक्रमादित्य, परम भागवत और शंकराय, ये इसकी उपाधियां थे। और इसके अन्य नाम मिलते हैं, देवगुप्त भी मिलता है, देवराज और देवश्री। ये इसकी क्या थी? अन्य नाम थी। उसके बाद इसने राजधानी बनाया। राजधानी कहाँ बनाया? प्रथम इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, ओके, और दूसरी राजधानी उसने उज्जैन को बनाया। ओके, उज्जैनी बनाया। इसने इसलिए बनाया कि इसका जो क्षेत्र विस्तार था थोड़ा बढ़ गया था, इसलिए कहा जाता है कि पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी मानी जाती है उज्जैनी को और पूर्वी क्षेत्र की राजधानी मानी गई है पाटलिपुत्र को। आगे देखते हैं। फिर इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जैसे नाग राजकुमारी के कुबेरा नाग से विवाह किया। पुत्री प्रभावती का विवाह ओवाक्सन वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ करवाया। और पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह ओके कदम्बर शासक कासोत्वसोरी की पुत्री से करवाया था। ओके, और इसी के समय में जो आपसे यहाँ क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फाहियान किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त की द्वितीय 399 से लेकर 414 ईस्वी के बीच में फाहियान जो चिन्ह का यात्री था, ओके, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के या विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। और इसने नालंदा, राजगिरी और बोधगया और श्रावस्ती तथा कपिल वस्तु की यात्रा भी की थी। उसके बाद इस चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी विद्वान थे, उसी को बोला गया क्या? नवरत्न। नवरत्न कौन थे? जैसे कालिदास, कालिदास को महाकवि बोला गया। शंकु, शंकु को शिल्प शास्त्री बोला गया है। उसके बाद छप पणिक जयोतिष, ये मतलब जयोतिष थे। ओके, उसके बाद वर्ण रुचि, ये संस्कृत व्याकरण के थे। उसके बाद धन्वंतरी, ये चिकित्सक थे। और कट्टपणक, ये कूटनीति के लेखक थे। उसके बाद वराह मिहिर जो खगोल शास्त्री थे। और अमर सिंह, ये कोशकार थे। उसके बाद वृताल भट्ट, ये मंत्री शास्त्र थे। तो ये इनकी क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी विद्वान, या इनको नवरत्न बोला गया है। तो ये देखिए यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या फाहियान को याद रखिएगा। ओके, अन्य तथ्य पर देख लीजिए तो शक्य छत्रपड़ रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने ब्याग शैली के चांदी के सिक्के चलाए और सकारी की उपाधि यानी शिकारी की उपाधि धारक की, ऐसा समझ लीजिए। और चंद्रगुप्त द्वितीय ही एक ऐसा शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाने का प्रथम शासक बना। ओके, चांदी के भी सिक्के क्या किया? इसने जारी किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ओके, तो ये आपका समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को आपके सिलेबस के हिसाब से हो गया। आइए कुछ देख लेते हैं आगे भी जो आपके पूछने के चांस आपके सिलेबस में बन सकते हैं। क्या है? जैसे गुप्त काल के प्रशासन को देख लीजिए जल्दी, और अर्थव्यवस्था को भी देख लेंगे। जैसे देखिए, जैसे सिद्धांत, यानी गुप्त काल के प्रशासनिक सिद्धांत क्या थे? तो राज्य तत्व का दैवीय सिद्धांत, यानी राजा या सम्राट प्रशासन के शीर्ष पर थे। ये सिद्धांत पहला था। व्यवस्था कैसी थी? तो इनका विकेंद्रीकरण ये और संगठनात्मक व्यवस्था थी। उसके बाद राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कार्यपालिका थी, न्यायपालिका थी, सैनिक प्रमुख थे और विधि निर्माण अधिकारी की भी समिति थी। ये गुप्त काल की प्रशासनिक विधि थी। सिद्धांत भी था, व्यवस्था उनकी क्या की थी, और राजा कैसे थे, ये गुप्त कालीन प्रशासन की व्यवस्था हो गई। उसके बाद प्रशासनिक विभाजन की देखा जाए तो जैसे देश, देश के बाद आया कौन? प्रांत, प्रांत, उसके बाद आया जिला या विषय बोला गया या विषयपति बोला गया। उसके बाद आया विधि, विधि को आज के हम लोग टाइम में बोलते हैं तहसील। तहसील के बाद बना क्या? पेट, और पेट के बाद बना क्या? ग्राम, गांव या मुखिया बना। ओके, तो ये हो गए क्या? प्रशासनिक विभाजन जो था गुप्त काल में ऐसा था। पहले देश था, प्रांत, फिर जिला, फिर तहसील या विधि, उसके बाद पेट, उसके बाद आता था ग्राम या गांव होते थे। ये प्रशासनिक विभाजन थे। उसके बाद प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी देख लीजिए कि अधिकारियों का नाम क्या था, उनका कार्य विभाग था। जैसे देखिए, महाबलाधिकृति, ये सेनापति होते थे। इनका काम क्या होता था या कार्य क्या होता था? सेनापति। महादंड नायक, ये न्यायाधीश होते थे। उसके बाद दंडपाशिक, ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। उसके बाद संधि संधि विग्रहिक, ये युद्ध और संधि से संबंधित विदेश मंत्री होते थे। विनय स्थित, विनय स्थित अगर देखा जाए तो विनय स्थित क्या था? शिक्षा एवं धर्म मामलों का प्रधान होते थे। महाअक्ष पटलिक, ये लेख विभाग का सर्वोच्च
अधिकारी होते थे। उसके बाद भंडारा गृह अधिकृत ये राजकोष का अधिकारी होते थे। महाप्रतिहार ये राज प्रसाद संबंधी विषयों की देखरेख का अधिकारी होते थे। फिर अग्रहरिता दान विभाग का प्रधान होते थे। फिर चौधरी ये गुप्त विभाग का प्रधान होते थे। ओके, उसके बाद आगे देख लीजिए गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में कृषि यानी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। फिर उसके बाद भू राजस्व यानी कुल आय का 1/6 कर लगता था, या नगद या राजस्व दोनों। उसके बाद भूमि के प्रकार देख लीजिए, तो अपरहत इसको जंगलीय भूमि जो जोती न गई हो उनको बोला गया। उसके बाद वास्तु वासी योग्य योग्य भूमि को बोला गया। खील जो भूमि जोती न जाती थी। उसके बाद गोचर जो पशुओं की चारा योग्य भूमि होती थी। उसके बाद क्षेत्र खेती के लिए प्रयुक्त भूमि होती थी। ओके, आगे एक चीज और समझिएगा, इसी गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे शासन व्यवस्था और कला और नृत्य सब कुछ यहाँ से विकास होती है, इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा गया है। ओके, आगे आगे देख लीजिए, चित्रकलाएं देख लीजिए। जैसे अजंता की 29 गुफाओं में से 16, 17 और 19 ये गुप्त कालीन में ही विकास हुई थी। 29 अजंता की गुफाएं हैं, उस संख्याओं में से 16, 17 और 19 नंबर की जो गुप्त कालीन है वो गुप्त काल में ही क्या हो गई थी? विकास हो गई। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बौद्ध सत्वी पद्म पाणी का चित्र भी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये देखिए, बौद्ध सत्वी की पद्म पाणी, ये अजंता की गुफाएं हो गई। ओके, तो 29 अजंता गुफाओं में से 16, 17, 19 ये गुप्त काल में ही क्या हुई थी? विकास हुई थी। उसके बाद आगे देख लीजिए कि प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक। जो आपने पढ़ा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकाल में 9 रत्न थे, तो उनके अलग-अलग वहां पर देख लीजिए कौन से लेखक कौन सी पुस्तक लिखे, जो आपसे क्वेश्चन यहां बन सकता है। जैसे ऋतु सहाय ये कालिदास ने लिखा, मेघदूत कालिदास, कुमार संभव कालिदास, रघुवंश कालिदास, ओके, माल विक्रमित्र ये भी कालिदास, अभ्यास शकुंतलम कालिदास, ओके, विक्रम मोसियम ये भी कालिदास, मुद्राराज विशाखा दत्त, देवी चंद्रगुप्त विशाखा दत्त, ओके, बृहत संहिता वराह मिहिर, उसके बाद पंच सिद्धांत ये भी वराह मिहिर, उसके बाद ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्टयम आर्यभट्ट, ओके, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, न्यायावतार सिद्धसेन, उसके बाद पंचतंत्र विष्णु शर्मा, और नीति सार्य काम नंदक, और मृच्छकीटम ये शुद्रक, और योगाचार असंग। ओके, तो ये आपकी क्या होगी? नवरत्न की पूरी जो लेखक थे उनकी क्या क्या पुस्तक थी, उन सारे पुस्तकों का नाम हो गया। आगे एक चीज और समझ लीजिएगा कि अजंता की गुफाओं की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी देख लीजिए। देखिए, अजंता की गुफाएं स्थान अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये क्या है? स्थित है। इसका काल अगर देखा जाए तो मुख्यतः 2वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी सदी के ईसा पूर्व तक, जिसमें 16, 17 और 19 ये गुप्त कालीन की गुफाएं हैं। और धर्म यहाँ पे बौद्ध धर्म यानी हीनयान और महायान दोनों से संबंधित है। प्रकार क्या है? चैत्र गृह और एवं विहार है। यहाँ प्रकार ये है, विशेष ये है कि यहाँ पर भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का अद्भुत संगम है। ओके, तो चलिए दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा गुप्त काल में आपका समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जो आपके पेड 2026 के सिलेबस की रिकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ा दिया है, बता दिया है। तो इसका नोट्स बनाइए, इसको बार बार लिखकर याद करिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले लीजिए मेरे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर में, एक नए जोश और एक नए एनर्जी के साथ। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थोड़ा सा मोटिवेशन इस साथी को भी दीजिए ताकि आप लोग के प्रॉपर वीडियो बनाता रहे। ओके, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।